औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 524 लेक्चर 3 पार्ट 2। इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की इस वीडियो में हम DHA की हिस्ट्री, इसकी करैक्टरिस्टिक और कुछ डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है वो ये कि DHA की जो हिस्ट्री है ये 4 फेजेज़ में डिवाइडेड है। अब हर फेज़ के अंदर डिफरेंट टाइम पीरियड्स और कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स, मेन फोकस किस चीज़ पे था, ये आपने चीज़ें याद रखनी है। आप चाहे तो इसको राइट भी कर सकते हैं या आप इसको हाईलाइट कर लें। सबसे जो पहला फेज़ था, इसमें पहली बार DHA तब यूज़ हुआ जब स्मेटिक स्टीरियोटाइप्स, एंटी स्मेटिक स्टीरियोटाइप्स और यानी वो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव था ना, जब उसको एनालाइज किया गया। अब इस प्रोजेक्ट में हमारे पास DHA के 4 फीचर सामने आए थे। वो कौन कौन से फीचर थे? सबसे पहले ये कि जो DHA है वो इंट्राडिसिप्लिनरी एक अप्रोच है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी में ये होता है कि इसमें हम एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते। सिर्फ हम अगर लैंग्वेज को एनालाइज कर रहे हैं तो उसमें हम सिर्फ लैंग्वेज की फ़ीचर को नहीं देखेंगे, बल्कि उसमें डिफरेंट जो पॉलिटिकल फ़ीचर्स हैं, डिफरेंट हिस्टोरिकल फ़ीचर्स हैं, वो सब भी हम एनालाइज करेंगे। सेकंड फीचर है इसका टीम वर्क। अब जिस तरह मैंने कहा कि इसमें हम सिर्फ लैंग्वेज पे काम नहीं कर रहे होते, हम हिस्ट्री पे काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल उसको एंगल से देख रहे होते हैं, तो हमें जो इसके लिए फिर अगर हम हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं तो हमें हिस्ट्री के एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, हिस्टोरियन की खिदमत दरकार होती हैं। इस तरह जिन जिन फैक्टर्स पे काम कर रहे होते हैं उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, हमें उनकी खिदमत दरकार होती हैं। तो इस तरह से ये एक टीम वर्क है। ट्रायंगुलेशन है इसमें किस किस चीज़ की, डेटा, थ्योरीज एज वेल एज मेथड। एंड लास्ट में जो इसका फीचर था वो ये था कि ये इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किस तरह से करना है, इसकी फाइंडिंग्स को, जो हमने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो रिसर्च होती है उसकी जो फाइंडिंग्स होती है उसको फिर रियल लाइफ में अप्लाई किस तरह से करना है। तो ये इसके 4 फीचर हमारे पास सामने आए थे फर्स्ट फेज़ में। अब हमने ये देखना है कि जो फर्स्ट फेज़ था ना, उस पर मेन फोकस किस चीज़ पे था। तो उसमें सोशल लिंग्विस्टिक, नरेशन और हिस्ट्री को कंबाइन किया गया था। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फेज़ 2। फेज़ 2 का जो टाइम पीरियड था वो था 1993 से 1997 तक, और फेज़ 1 का टाइम पीरियड था 1987 से 1993 तक। तो ये टाइम पीरियड भी वो MCQs में पूछ सकते हैं। अब ये जो फेज़ था ना 1993 से 1997 में, इसमें ये जो DHA की अप्रोच थी ना, ये वाइनम एक फॉर्मल और रिकग्नाइज्ड अप्रोच बन गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल भी इसकी दी हुई है कि किस किस चीज़ पे काम किया गया था। अब फेज़ 2 में ना जो मेन फोकस था वो माइग्रेंट के ख़िलाफ़ जो रेसिज्म है उस पे था। इसके अलावा ऑस्ट्रिया नेशन की जो आइडेंटिटी है उसके डिस्कोर्स को डिस्कस किया गया था, और नेशनल सेमनेस और जो है ना ग्रुप, इसको एक्सप्लोर किया गया था सेकंड फेज़ के अंदर। तो ये सारे वो मेन फोकस था जो सेकंड फेज़ में था। अब हमारे पास आता है फेज़ 3। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1997 से 2003 तक, और इस फेज़ में रूथ वुडिक का काम बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। रूथ वुडिक के जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे ना, उसमें रेसिज्म इन यूरोपियन पार्लियामेंट्स, EU कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसके अलावा यूरोपियन आइडेंटिटी इन स्पीचेस, और इसके अलावा नाजी आर्मी पर जो डिबेट्स हुई ना उस पर काम किया गया। अब इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे आप इसको रीड कर लेना इस टॉपिक को। इसमें ओवर्ट एंड कोवर्ट फॉर्म ऑफ रेसिज्म इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, यहाँ अलग अलग एग्जांपल पुट की हुई है। मैं आपको मेन फोकस बता देती हूँ कि इस टाइम पीरियड में, इस फेस में रूथ वुडिक का जो रिसर्च में मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था, कौन से इशूज़ पे था, कौन से टॉपिक पे था। तो मोस्टली वो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इशूज़ पे था। तो ये आपने याद रख लेना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि थर्ड फेज़ के अंदर जो रूथ वुडिक का फोकस था वो किस चीज़ पे था। तो वो पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल इश्यूज़ पे था। अब इन सब की ना यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये भी आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेज़ 4, जिसका टाइम पीरियड है 2004। इसमें क्या हुआ, The first analyzed the printed mediated discourse on Constitution of European Union, and the second focused on discourse of integration, discrimination and migration in the European Union. अब 2004 में ना लैंकास्टर यूनिवर्सिटी ने रूथ वुडिक को पर्सनल चेयर ऑफर की,
तो ये भी वो पूछ सकते हैं कि कब ऑफ़र किया आपने, ईयर भी याद रखना है, और फेज़ कौन सा था, 4th था, और किसको ऑफ़र की थी और कौन सी यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र की थी, ये वो MCQs में पूछ सकते हैं। इस टाइम पीरियड में DHA एक्सपेंड हुआ स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड वगैरह में, और यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक्स शामिल हुए थे इस फेज़ के अंदर। वो कौन कौन से थे? डॉक्टर पेशेंट टॉक, राइट विंग पॉपुलिज्म, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कुछ टॉपिक्स थे। और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, DHA इज अ फ्लेक्सिबल एंड प्रोडक्टिव वैरायटी ऑफ सीरीज। तो ये वाला MCQs में पूछ सकते हैं, दैट ऑलवेज ऑप्ट्स फॉर प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेट्स क्लियर परफॉर्मेंस फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। ये जो DHA की कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ DHA, यानी DHA की क्या खसूसियात होती हैं और DHA के इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक, या अपने पॉइंट्स में बेशक आप लिख लें, बेशक आप इसको हाईलाइट कर लें। सबसे पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि DHA हमेशा प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है, फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट वन स्टडी ओरल रिटन विजुअल लैंग्वेज रिमेन्स ओनली अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, यानी इसमें जो हम कंटेंट होता है ना हमारे पास, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और विजुअल भी हो सकता है। द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी किस तरह के, हम सिर्फ एक फैक्टर पे काम नहीं कर रहे होते हैं, हम यानी उस रिसर्च के अंदर हम लैंग्वेज को भी एग्जामिन कर रहे होते हैं, हिस्ट्री को भी कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, डिफरेंट सोशल साइंसेस में से हम यानी उसको डिफरेंट एंगल से रिसर्च कर रहे होते हैं। अब हम जब डिफरेंट एंगल से रिसर्च कर रहे होते हैं और हमारी जो रिसर्च होती है वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, तो फिर हम रिसर्च जो मेथड्स होते हैं ना वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। यानी हम डेटा कलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक मेथड यूज़ नहीं करते, डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये जो DHA है ना, ये 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल किस तरह से, उसके कौन कौन से 3 डायमेंशन है? स्पेसिफिक कंटेंट और टॉपिक ऑफ स्पेसिफिक डिस्कोर्स आर आइडेंटिफाइड, यानी उसमें एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है जिस पे हम रिसर्च करते हैं। डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज होती हैं, एंड लिंग्विस्टिक मीन्स आर एग्जामिन्ड एज टाइप, एंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लिंग्विस्टिक रियलाइजेशन आर एग्जामिन्ड एज टोकन। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से, जो हमने कहा ना कि वो इंटरडिसिप्लिनरी होती है, तो कौन कौन से उसमें टॉपिक्स हो सकते हैं, किस किस एंगल से रिसर्च की जा सकती है। डिस्कोर्सेज एंड डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, एथनिसिज्म, नेशनलिज्म, जीनोफोबिया, इस्लामोफोबिया, सेक्सिज्म। अच्छा, यहाँ पे नया वर्ड है जीनोफोबिया। तो जीनोफोबिया का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री में ना वहाँ फॉरेनर जो होते हैं उनसे सिर्फ इस वजह से नफरत करना, या उनको सिर्फ इस वजह से अच्छा ना समझना कि वो फॉरेनर है, वो गैर मुल्की हैं, ठीक है। यानी उसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती है। हम फॉरेनर के साथ वर्क नहीं करते क्योंकि ये बाहर से आए हैं। इस तरह से जो बाहर के किसी मुल्क का स्टूडेंट अगर किसी और मुल्क में जाता है तो स्टूडेंट्स उससे दूर रहते हैं कि ये तो फॉरेनर है। तो ये होता है जीनोफोबिया। बाकी इस्लामोफोबिया और सेक्सिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, तो ये सारी उसी की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो ये आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज इन DHA। यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि DHA में यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले है नॉमिनेशन। नॉमिनेट करना, आपने वर्ड सुना होगा ना। नॉमिनेशन का मतलब होता है लोगों को या कॉन्सेप्ट को कोई भी नाम दे देना, ठीक है। यानी उनको कोई नाम देना, लोगों को या चीज़ों को। डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल एक्टर्स, डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिनोमेनन, इवेंट्स, डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोसेस एंड एक्शन। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तानियों को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रिडिकेशन, डिस्कर्सिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ सोशल एक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स, फिनोमेनन, इवेंट्स, प्रोसेस एंड एक्शंस। अब हमने कुछ क्वालिटीज़ असाइन करनी होती हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग है, तो ये बेसिकली हार्ड वर्किंग की उनको एक क्वालिटी असाइन की गई है, या कुछ चीज़ों को कुछ नाम दे दिया जाता है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब जैसे पाकिस्तानियों को टेररिस्ट भी कहा जाता है कुछ कंट्रीज़ में, तो वो एक सिर्फ क्वालिटी असाइन करने से ना कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट किसी चीज़ के बारे में जो होता है ना, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है क्वालिटीज़ असाइन करने से। नेक्स्ट हमारे पास है आर्गुमेंटेशन।
आर्गुमेंटेशन में ये होता है कि जो क्वालिटीज़ असाइन की गई हैं ना उसको जस्टिफाई किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि पाकिस्तानी बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, तो जो बंदा ये कहता है, जिसका ये दावा है, जो ये क्वालिटी नॉमिनेट करता है, तो वो ये इस तरह से जस्टिफाई कर सकता है कि क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है इसलिए वहाँ के रहने वाले बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। अब जो टेररिस्ट है ना वो ये कहता है कि पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्द बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो बाहर जाके भी वो दहशतगर्दी ही करते हैं, या अगर वो किसी भी वाक़े को उठा लेंगे, किसी इंसिडेंट को उठा लेंगे और वो ये क्वालिटी पाकिस्तानियों को असाइन कर देंगे। तो ये जस्टिफिकेशन होती है आर्गुमेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सपेक्टिविज़म। पर्सपेक्टिवाइजेशन क्या होती है कि जो अब ये बात कहने वाला है ना, जो राइटर है, ये जो स्पीकर है, वो किस तरफ लीन कर रहा है, वो जिसके बारे में बात कर रहा है क्या वो उसका हामी है या क्या वो उसका मुखालिफ है। इसकी एग्जांपल आपको पॉलिटिक्स से मिल सकती है। जिस तरह कोई एंकर होता है तो वो एंकर पर्सन मोस्टली कह रहे होते हैं ना कि गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट का हामी है, लेकिन अगर वो अपोजिशन में से है तो वो ये कहेगा कि गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है इससे आवाम को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, या इससे आवाम के लिए ये नुकसानात या ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि वो है क्या, वो किस जगह खड़ा है, वो क्या वो मुखालिफ पार्टी से ही ताल्लुक़ रखता है, उसका सपोर्टर है, या क्या वो गवर्नमेंट का हामी है। तो ये होता है पर्सपेक्टिवाइजेशन। वो न्यूट्रल भी हो सकता है, स्पीकर या राइटर। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो है मिटिगेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें कोई भी बात करने के लिए ना, कोई भी हार्ड बात किस तरह से हम सॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं, यानी कौन सी बात को सॉफ्ट वर्ड में करना है और कौन सी बात को हार्ड। सिर्फ हम वर्ड के यूज़ को चेंज करके किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी अहम चीज़ को हम उसकी यानी नौयत चेंज कर सकते हैं। जिस तरह यानी जो आप काम कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके जो नेगेटिव असरात होने हैं, तो अगर जो आपके मुखालिफ है ना वो उनको इन अल्फाज में डिस्क्राइब करेंगे कि ये तो तबाही का बायस बनेगी, ठीक है। अब ये तो एक कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि वो मुखालिफ की तरफ से अल्फाज का इस्तेमाल नेगेटिवली किया गया था। अब यही अल्फाज अगर थोड़े पॉजिटिवली यूज़ किए जाएँ तो कहा जा सकता है कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। अब ये इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा, वर्ड को सॉफ्टली यूज़ किया गया है। तो ये होती है मिटिगेशन एंड इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।